ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस भीषण जंग को देखकर एक बार फिर तेल और गैस के दामों पर संकट महसूस होने लगी है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ये लड़ाई किस लिए हो रही है, मिसाइलें क्यों चल रही हैं और ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा। लेकिन इस बहुत बड़े सवाल का जवाब किसी मिसाइल में नहीं, बल्कि समंदर के एक संकरे रास्ते से होने वाली अरबों डॉलर की कमाई और उसके कंट्रोल पर टिका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरू मध्य की। यह वो सकरा समुद्री रास्ता है जो पूरी दुनिया के व्यापार और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है। आज कूटनीति के बंद कमरों से लेकर समंदर की लहरों तक इसी रास्ते पर कब्जे की असली जंग लड़ी जा रही है। 28 फरवरी के पहले तक होर्मुज का यह इलाका इस तरह के हमलों के केंद्र में नहीं था, लेकिन तभी ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने एक बड़ा संयुक्त हमला कर दिया जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। इस हमले में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की टारगेट किलिंग यानी हत्या कर दी गई। अपने सबसे बड़े नेता की मौत के बाद ईरान की सेना यानी आक्रामक IRGC मानो ऑटो पायलट मोड पर आ चुकी थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तत्काल होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। तब से लेकर अब तक यह रास्ता कभी खुलता है तो कभी बंद होता है। जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है, दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, और जब तनाव थोड़ा कम होता है तो दाम नीचे आ जाते हैं। सवाल यह है कि जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो गई, समझौतों के दस्तावेजों पर दस्तखत हो गए, फिर यह युद्ध रुक क्यों नहीं रहा? क्यों अचानक एक दूसरे पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं और दुनिया फिर से गैस और तेल के संकट से थर्राने लगती है? इस पूरे विवाद में अमेरिका का तर्क है कि होर्मुज पर किसी भी एक देश का हक नहीं है, ना पहले था ना अब होना चाहिए। पहली नजर में अमेरिका की यह बात बिल्कुल सही और वैश्विक तालमेल बिठाने वाली लगती है, मगर ईरान का कहना है कि वह पुराना दौर दूसरा था और आज का यह दौर बिल्कुल अलग है। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और हर तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स खेली, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वाशिंगटन ने इसकी एक नई काट निकाली। अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर होर्मुज के भीतर ही एक नया वैकल्पिक समुद्री रास्ता तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही तेहरान की आंखों में धूल झोंककर वाशिंगटन ने अपने सहयोगी देशों के व्यापारिक जहाजों को इस नए रूट से रवाना किया, ईरानी IRGC ने उन्हें पकड़ लिया। ड्रोन मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले बोल दिए। ईरान साफ चेतावनी देता है, उसकी संप्रभुता से ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अमेरिका हर बार यही दोहराता है कि अंतर्राष्ट्रीय रास्ते पर ईरान का टोल टैक्स वसूलना और जहाजों की निगरानी करना उसे कतई मंजूर नहीं। अमेरिका अपनी इस जिद के पीछे हमेशा वैश्विक समुद्री कानूनों का हवाला देता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के हिसाब से अमेरिका की बात में दम भी लगता है। लेकिन जरा ठहरिए, ईरान ने यहाँ दुनिया की अंतरात्मा को झकझोरने वाले कई तीखे सवाल पूछे हैं। ईरान ने सीधे पूछा कि अमेरिका जिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई देता है वो खुद उन कानूनों को कब मानता है। तेहरान ने कुछ बड़े सवाल दागे। पहला सवाल, वेनेजुएला की सीमा में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करने की साजिश रचना आखिर किस अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा था? दूसरा सवाल, दूसरे संप्रभु देशों जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, क्यूबा पर सीधे कब्जे की धमकियां देना, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नियम है? तीसरा सवाल, सिर्फ झूठे आरोप लगाकर किसी भी कमजोर देश पर हमला कर देना और उसके तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेना, दुनिया के किस कानून की किस किताब में लिखा है? और सबसे बड़ा सवाल, किसी देश के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर की सरेआम हत्या कर देना और उसकी संप्रभुता की धज्जियां उड़ाना, ये कहां का नियम है? साफ है कि लड़ाई सिर्फ किसी रास्ते की नहीं, बल्कि अमेरिका के दोहरे मापदंडों और अपनी संप्रभुता को बचाने की ईरान की जिद के बीच की है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सबके लिए एक समान नहीं होगा, तब तक होर्मुज का ये समंदर सुलगता रहेगा। खाड़ी यानी मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच ईरान पर एक बार फिर हमले होने लगे हैं। ईरान के दक्षिणी हिस्सों में लगातार तीसरे दिन भी कई रहस्यमयी धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुरुवार देर रात हुए इन धमाकों की सटीक वजह और इससे हुए नुकसान की तस्वीरें अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। हालांकि इन हमलों के समय और इसके पैटर्न को देखते हुए कूटनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार अमेरिका ने कुछ हमलों में अपनी किसी भी भूमिका से साफ तौर पर इनकार किया, जिससे इस पूरे हमले के पीछे इसराइल का हाथ होने का शक गहरा गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं कि इसराइल कुछ हद तक UAE से भी ये हमले करवा सकता है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक गुरुवार रात को बुशहर, चोगादक और
कोनारक समेत दक्षिणी शहरों में तेज धमाके सुने गए। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले न्यूक्लियर प्लांट के शहर बुशहर की डिप्टी गवर्नर एहसान जहानियन ने भी इन आवाजों की पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की जमीनी जांच कर रहे हैं कि ये आवाजें ईरान के अपने एयर डिफेंस सिस्टम के चलने की थी या फिर दुश्मन के किसी ड्रोन या मिसाइल के वहां गिरने से पैदा हुई। इसके साथ ही मकरान तट पर स्थित बेहद अहम बंदरगाह कोनारक में भी ये 3 बड़े धमाकों की खबर आई। हालांकि ईरान ने अब तक किसी बड़े संरचनात्मक नुकसान या फिर जानमाल की हानि की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, जो यह दिखाता है कि देश का सुरक्षा तंत्र फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अल जजीरा ने एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी के हवाले से यह साफ किया कि इस समय या बीते कुछ घंटों में ईरान के अंदर अमेरिका ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले मंगलवार और बुधवार की रातों को ईरान के कई हिस्सों पर अमेरिका ने सीधे हवाई हमले किए थे, लेकिन गुरुवार रात हुए इन ताजा धमाकों से अमेरिका ने खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ सीधे टकराव को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाना चाहता, खासकर तब जब वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हो। अमेरिकी अधिकारियों ने यह तो साफ कर दिया है कि वे इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन इन धमाकों के पीछे असल में कौन है, इस पर उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। अब सवाल उठने लगा, अगर अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है तो ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने वाली यह ताकत कौन सी है? अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी बताते हैं कि इसके पीछे पूरी तरीके से इस्राएल का हाथ हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी के आखिर से जारी इस पूरे टकराव के दौरान अमेरिका और इस्राएल रणनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह हमला अमेरिका ने किया होता तो वॉशिंगटन और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी जिम्मेदारी लेने में देर नहीं करती। इसलिए यह मुमकिन है कि इस्राएल बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को कमजोर करने की अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा हो। फिलहाल दुनिया को इस्राएल या ईरान की तरफ से किसी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, जिसके बाद इस नए सैन्य समीकरण की असल तस्वीर साफ हो पाएगी। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका की ओर से ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर किए गए ताजा सैन्य हमलों ने न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है, बल्कि भारत और चीन जैसे देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के चाबार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल और चीन ईरान रेल कॉरिडोर से जुड़े एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल को नुकसान पहुंचा है। अगर इस बुनियादी ढांचों पर असर लंबे समय तक बना रहता है तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी पड़ सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिकी मिसाइल हमलों में चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बेसल ट्रैफिक कंट्रोल टावर, बंदरगाह के कुछ बुनियादी ढांचे और बिजली आपूर्ति प्रणाली को भी नुकसान पहुंचा, जिससे शहर के कई इलाकों में बिजली बाधित हो गई। हालांकि नुकसान की आधिकारिक सीमा को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और स्वतंत्र पुष्टि अभी तक होना बाकी है। भारत के लिए बंदरगाह बेहद अहम माना जाता है। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन भारत 10 साल के समझौते के तहत कर रहा है। चाबहार पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, मिडिल और आगे यूरोप तक व्यापारिक पहुंच देने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी प्रमुख केंद्र है। भारत ने इस परियोजना में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है और इसे अपने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी नीति की अहम कड़ी माना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन के हितों पर भी इस हमले का असर पड़ सकता है।